पहला चैप्टर अगर है तो भारत संसाधन और उपयोग। भारत संसाधन और उपयोग। तो प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहा था। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी एक प्रकार की संसाधन मानी जाती है। संसार में जितनी भी चीज़ें होती है वो मानी जाती है संसाधन। चाहे वो कविता की रचना कवि की रचना हो, चित्रकार की चित्रकारी हो, गायक की गायकी हो या फिर कोई भी हो, वो सारी चीज़ें मानी जाएगी संसाधन। मानव स्वयं ही संसाधन है। क्यों है संसाधन? क्योंकि इनके पास ज्ञान और तकनीक होता है जिसके सहारे किसी वस्तु को वो क्या बना सकता है? उपयोगी बना सकता है। संसाधन को वर्गीकरण करते हैं, संसाधन को बांटते हैं तो चार प्रकार से बांटते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास की स्थिति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन उसको बोलेंगे जो सजीव हो, जैसे वनस्पति हुआ, मनुष्य हुआ, वैसा जैव कहलाएगा। संसार की वह संपदाएं जो अजैव हो, यानी जो निर्जीव हो, वो क्या कहलाएगी? अजैव कहलाएगी। जैसे मिट्टी हो गया, कलम हो गया, तो ये सब अजैव कहलाएगी। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ये नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। यानी जिसकी पुनः पूर्ति होती रहेगी वो नवीकरणीय, और जिसकी पुनः पूर्ति नहीं होगी वो नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय कहलाएगा। और अनवीकरणीय में कोयला कहलाएगा, पेट्रोलियम कहलाएगा, प्राकृतिक खनिज कहलाएगा, तो ये सब अनवीकरणीय कहलाएगा। स्वामित्व के आधार पर भी अगर बांटते हैं तो चार प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत या निजी संसाधन उसको कहेंगे जो किसी खास व्यक्ति का हो। सामुदायिक उसको बोलेंगे जिस पर किसी समुदाय का आधार हो। तीसरा अगर होगा राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर पूरे देश का अधिकार हो। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय, जिस पर क्या होगा? दो से अधिक देशों का अधिकार हो। अगला है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला है संभाव्य संसाधन, यानी जिसकी संभावना है उपयोग में लाए जाने की, उसको संभाव्य कहेंगे। दूसरा विकसित है, जो पहले से है, टेक्नोलॉजी के आधार पर उसको विकसित कर देंगे, डेवलप करेंगे, वो विकसित कहलाएगा। तीसरा होता है भंडार संसाधन, जिसकी अनुमानित क्षमता हमारे पास ज्ञात होती है, उसको कहेंगे भंडार संसाधन। और चौथा जो भविष्य के लिए हम रख दिए ऑब्जर्व करके, उसको कहलाएगा संचित संसाधन, संचित कोश संसाधन। महान दार्शनिक और चिंतक हुआ करते थे महात्मा गांधी। इन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। मेधे पाटेकर जो नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है, और संदीप पांडे जो है वर्षा जल का संचय कर कृषिगत भूमि का विस्तार, इनसे संबंधित है। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी हुआ करते थे। अगला है संसाधन के संरक्षण में सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने वकालत की थी। 1974 में सुमशेर की पुस्तक हुआ करता था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। यही है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, किसकी पुस्तक है? सुमशेर या सुमाकर की। कब छपा था? 1974 में। इसमें किसके विचार छपे थे? गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। ब्रटलैंड आयोग द्वारा 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ है। इसमें सतत विकास, यानी इसी जो ब्रटलैंड आयोग का पुस्तक छपा था, इसी में सतत विकास की संकल्पना के साथ संसाधन संरक्षण पर भी बल दिया गया है। इसी रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य प्रकार की पुस्तक है आवर कॉमन फ्यूचर, और साझा जिसको कहते हैं हमारा साझा भविष्य, शीर्षक से यह प्रकाशित हुआ था। मानव और तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था, और इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि आता है, खनिज आता है, जल संसाधन आता है, वन आता है और वन्यजीव संसाधन आते हैं, जो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित मानी जाती है। यही होते हैं तटरेखा से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा वह माना जाएगा किसी देश का राष्ट्रीय संसाधन, और किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र जो होगा वो अपवर्जा का आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। और उसी में भूमि, खनिज, जल संसाधन, वन और वन्यजीव सारी चीजें आती है इसी के अंतर्गत। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो खनिज और कोयला की प्रचुरता है। बिहार में देखेंगे तो चूना पत्थर और पायरेट्स, दो खनिजों में बिहार अत्यधिक धनी है। पहला चीजें अगर देखेंगे तो चूना पत्थर में, दूसरा अगर देखेंगे तो पायरेट में बिहार धनी है।
अरुणाचल प्रदेश जल संसाधन प्रचुर मात्रा में, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ कुछ कारणों से इन जल संसाधनों का विकास नहीं हुआ है। राजस्थान में अगर देखेंगे तो सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा भी प्रचुरता में उपलब्ध है, लेकिन यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से बहुत ही निर्धन है, यानी गरीब है। लद्दाख जैसे भी क्षेत्र हैं जो शीत मरुस्थल कहलाते हैं। 3 मरुस्थल होते हैं, पहला ग्रीष्म मरुस्थल जो थार के रूप में है, दूसरा लद्दाख शीत मरुस्थल, और तीसरा होता है लवणीय मरुस्थल जो गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र कहलाता है, ये वाला क्षेत्र अन्य भागों से अलग हो गया, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। तो लद्दाख जो है ये सांस्कृतिक विरासत का धनी है, लेकिन यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज और मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है लद्दाख में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन देखते हैं, इसका आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो, ब्राजील में है रियो डी जेनेरो, यहीं पर किया गया था, जिसमें विकसित और विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कुल भाग लिए हैं तो 178। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कब हुआ? 3 से 14 जून 1992 को। अगला है कार्यक्रम 21, जिसको एजेंडा 21 भी कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है। तो कार्यक्रम 21 जो है ये 800 पृष्ठ की एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को मान्यता प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया था। और इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए था। इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की भी स्थापना की गई। मतलब जितना भी खर्चा होगा उसके लिए जो वहन करेगा वो विश्व पर्यावरण कोष की तरफ से किया जाएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया 23 से 27 जून 1997 को। कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में, अमेरिका में न्यूयॉर्क है, यहीं पर किया गया था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का मूल्यांकन के लिए किया गया था। इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्योटो सम्मेलन। ये दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन हुए थे, जिसमें 159 देशों ने इसमें भाग लिया था। और क्योटो सम्मेलन को मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या फिर ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो क्योटो सम्मेलन का दूसरा नाम हो गया मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार, तीसरा इसी को कहते हैं विश्व पर्यावरण सम्मेलन, और अगला इसी को कह देते हैं ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन देखते हैं तो 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, लेकिन इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। तो पहला 1992 में हुआ था, दूसरा 1997 में हुआ था, और तीसरा 2002 में, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसका परिणाम निकला था जो 5 साल बाद मूल्यांकन करने के लिए 1997 में किया गया था, फिर से अमेरिका में। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न लगभग 2000, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में विश्व के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। कुछ ऑब्जेक्टिव है इसमें। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला होगा अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन होगा? पुनः पूर्ति योग्य। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 न्यूटिकल मील। डाकों का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे होगा? संसाधनों के और नियोजित विदोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक। अगला लघु उत्तरीय क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित करते। संसार में जितना भी जो उपयोग में आ सके वे सारी जैविक और अजैविक वस्तुओं को संसाधन कहेंगे। जैसे हो गया जल, उसके बाद खनिज, इसके बाद मान लो कलम, जो भी चीजें हैं वनस्पति, ये सारी चीजें कहलाएगी संसाधन। संभावी और संचित कोष संसाधन में अंतर क्या होगा? तो संभावी संचित कोष में अंतर देखते तो पहला है संभावी संसाधन उसको बोलेंगे जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया, केवल वो संभावना है कि यहाँ पर क्या खनिज मिलेगा। जैसे हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिजों के भंडार, इसको देखेंगे तो संभावी में आएगा। दूसरा संचित कोष होगा जो भंडार है लेकिन भविष्य के लिए उसको रख दिए हैं निकाल करके, भविष्य के लिए मूल्यवान है। जैसे उदाहरण के लिए कोयला या लोहा का भंडार है, भविष्य के लिए इसको सुरक्षा के रूप में रख दिए हैं। अगला है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या क्या है? संसाधन संरक्षण हमारे भविष्य और पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, मिट्टी,
वनस्पति और खनिजों का बुद्धिमानी से उपयोग करने और उन्हें बर्बाद करने से रोकने का प्रयास है। संसाधन संरक्षण के अगर लाभ देखते हैं तो पहला है कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, यानी आगे वाला जो पीढ़ी होगा, अगला पीढ़ियों के लिए संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। दूसरा है यह प्रदूषण को कम करता है और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखता है, साफ रखता है। तीसरा है यह प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करता है। चौथा है यह आर्थिक रूप से भी लाभदायक है, क्योंकि कम संसाधन का तात्पर्य है कम लागत। अगला क्वेश्चन है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। तो तकनीक संसाधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, बिना तकनीक का कोई भी चीज है संसाधन नहीं बन पाएगी। कोई प्राकृतिक पदार्थ तकनीक के बिना संसाधन नहीं बन पाते। उदाहरण के लिए अगर देखते हैं, नदी का बहता पानी अपने आप में संसाधन है, लेकिन बिजली बनाने की तकनीक विकसित किए बनने के बाद ही उसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। उसी तरह अगर देखते हैं तो खनिज जमीन के अंदर छिपे हुए हैं, लेकिन निकालने के लिए खनन तकनीक की आवश्यकता होती है। अतः तकनीक प्राकृतिक संपदाओं को उपयोगी संसाधनों में ही बदलने का काम करता है। अगला अगर क्वेश्चन देखते हैं तो दीर्घ का क्वेश्चन है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो सतत विकास संसाधनों के विकास की एक दूरदृष्टि रखने वाला नजरिया है। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ मिलाकर चलना है। इसका मतलब यह है कि अपनी जरूरतें पूरी करते समय भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को भी बचाकर रखना। सतत विकास के देखते हैं 3 आयाम होते हैं। पहला है आर्थिक विकास का, दूसरा सामाजिक न्याय का, चौथा तीसरा पहला आर्थिक विकास का, दूसरा सामाजिक न्याय का, तीसरा होता है पर्यावरण संरक्षण का। आर्थिक विकास का तात्पर्य है गरीबी कम करना, बेहतर जीवन स्तर को प्रदान करना। अगला है सामाजिक न्याय, समान अवसर देना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सबको उपलब्ध कराना, यह सामाजिक न्याय का कर्तव्य। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, इसका तात्पर्य है प्रदूषण कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। संसाधनों का विकास करते समय इन तीनों आयाम जो है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आज हमारी जरूरतें पूरी हो और साथ ही भविष्य के लिए भी संसाधन क्या हो, बचा रहा। अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूप कौन कौन से हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय। पहला अगर देखते हैं संसाधन को, तो व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जिसके किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वो सरकार को लगान यानी टैक्स भी चुकाते हैं। जैसे जमीन होता है, घर व अन्य जायदाद जिस पर हम लोग टैक्स चुकाते हैं, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे संसाधन जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है यानी अधिकार रखता है। दूसरा है सामुदायिक, जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, यानी आसानी से समूह उसका उपयोग कर सकते हैं। गांव में चारण भूमि, श्मशान, मंदिर या मस्जिद, परिवार, सामुदायिक भवन, तालाब आदि नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल अगर देखते हैं, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर के रूप में संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है, कानूनी मान्यता है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत अगर देखते हैं तो भूमि होता है, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्यजीव और समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। यही अगर देखते हैं तो इन तटरेखा से लेकर के 200 किलोमीटर तक जो होता है, इन पर जो होता है किसी राष्ट्र का अधिकार होता है और वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कहलाते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान यानी रिसर्च हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र यानी देश के द्वारा किया जाएगा। यही 200 किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र जो होगा वही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और इस पर जल और थल दोनों के, अगर जल, थल, वायु अगर देखते हैं तो ये सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से 200 किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र माना जाएगा।